गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम वीडियो के थ्रू ऑनलाइन पढ़ाई स्टडी कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में हमने अपनी कोर्स की फर्स्ट पोएम हम पढ़ चुके हैं, जिसका नाम था ब्राउनिंग्स द्वारा कंपोज्ड थी माई लास्ट डचेस। इससे पिछले वीडियो में 3-4 वीडियो में हम उस पोएम को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पोएम की बात करेंगे, मैथ्यू आर्नोल्ड। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि ब्राउनिंग, मैथ्यू आर्नोल्ड, टेनिसन, ये सब विक्टोरियन एज के पोएट थे। तो आर्नोल्ड भी ब्राउनिंग के समकालीन रहा था और आर्नोल्ड जो था वो इनसे काफ़ी आगे रहा। इसने भी मोनोलॉग्स लिखे हैं और अब हम बात करेंगे हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम जो था द स्ट्रेड रिवीलर एंड अदर पोएम्स, जो कि 1849 में प्रकाशित हुआ था। अगर हम देखें आर्नोल्ड को, तो ये एक क्रिटिक भी रहे हैं। इन्होंने काव्य के ऊपर भी अपना क्रिटिसिज्म जो है वो प्रस्तुत किया है। और एक कवि के रूप में यदि हम देखते हैं तो हम इनकी रचनाओं में पाते हैं क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, यानी बिल्कुल स्पष्ट अभिव्यक्ति देते हैं, ग्रेविटी एंड डिग्निटी ऑफ थॉट। इनकी एक और विशेषता ये है कि ही हैज़ क्लासिकल सेंस ऑफ प्रोपोर्शन एंड हार्मनी। ही कैन नॉट टॉलरेट एग्जरेशन ऑफ सेंटिमेंट्स। बहुत ज़्यादा तीव्र भावनाएं ये स्वीकार नहीं करते हैं। और पास ऑन और एम्फेसिस आइदर इन डिस्क्रिप्शन और इन एपिथेट्स एंड इमेजरी। आर्नोल्ड जो हैं वो राइट विद ए पर्पस। इनका लिखने का कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता है एंड ए डेफिनेट एम इन हिज माइंड, और मस्तिष्क में एक निश्चित उद्देश्य रहता है। एंड हिज राइटिंग्स आर फ्री फ्रॉम द क्लाउड ऑफ पैशन एंड इमेजिनेशन। ध्यान देंगे, इनकी जो रचनाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा तीव्र भावनाओं और कल्पनाओं से दूर होती हैं, बहुत ज़्यादा कल्पनाएं नहीं होती हैं। दैट हैंग अपॉन, जो बहुत ज़्यादा गुच्छा बन जाती हैं, एंड ऑब्सक्योर द एक्सप्रेशन, और फिर वो उसकी अभिव्यक्ति को जो वो कहना चाह रहा है उसको धुंधला कर देती हैं, जैसा कि हम इन कीट्स एंड अदर रोमांटिक पोइट्स की रचनाओं में पाते हैं। अब यदि हम इसको एज ए पोएट ऑफ नेचर यदि देखें तो हम कह सकते हैं कि आर्नोल्ड बियर्स सब रिजेम्बलेंस टू वर्ड्सवर्थ, कि इनकी कुछ थोड़ी सी समानता है वर्ड्सवर्थ के साथ। वर्ड्सवर्थ भी नेचर पोएट था, वो प्रीस्ट ऑफ पुजारी था, लेकिन इनमें इतना नहीं है, लेकिन थोड़ी सी समानता हम देख सकते हैं। ही ऑल्सो possesses penetrating and sympathetic insight in nature। कहना चाहिए प्रकृति के बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण एंड सहानुभूतिपूर्ण अंतर्दृष्टि इनको बहुत ज़्यादा प्राप्त है। और हम यूँ कह दें कि ही बिलीव्स इन इट्स हीलिंग पावर। प्रकृति की वो चिकित्सा शक्ति में भी उनका विश्वास है। बट नॉट ए नेचर वर्शिपर लाइक वर्ड्सवर्थ। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये वर्ड्सवर्थ की तरह प्रकृति के पुजारी नहीं हैं। नाइदर डज ही फाइंड स्पिरिचुअल जॉय इन इट। ना ही ये प्रकृति के अंदर शाश्वत सुख के दर्शन करते हैं। ही रिकॉग्नाइज एनी मिस्टिक यूनियन विद इट। हाँ, ये जरूर है कि ये रहस्यपूर्ण एकत्व स्वीकार जरूर करते हैं। प्रकृति के अंदर रहस्यपूर्ण एकत्व होता है, बट टेक्स ओनली ए डिटैच्ड व्यू ऑफ इट। लेकिन उसके बाद भी केवल उसके प्रति एक अनासक्ति दृष्टि ही रखते हैं। प्रकृति के प्रति ये एक अनासक्ति दृष्टि रखते हैं। अगर हम अब ये तो हमने आर्नोल्ड की तुलना
जो है वर्ड्सवर्थ से की थी और हमने देखा कि दोनों में किस प्रकार से डिफरेंस है। अब यदि हम कंपेयरिंग आर्नोल्ड विद टेनिसन, यदि हम टेनिसन के साथ इसकी तुलना करें जो कि इसके समकालीन ही रहे थे, या फिर लॉर्ड डे टेबल्स जो एक क्रिटिक हैं वो कहते हैं कि द लेटर ओकेजनली गोज़ रॉन्ग, कि टेनिसन जो है वो अक्सर गलत बात करता है और गलत लिखता है। आर्नोल्ड इज़ ऑलवेज एक्यूरेट, लेकिन आर्नोल्ड जो हैं वो हमेशा सही बात लिखते हैं और सही बात का प्रचार और प्रसार करते हैं। ये हमने आर्नोल्ड का परिचय देखा था, इसके बारे में देखा था। अब हम बात करेंगे इस पोएम के बारे में थोड़ा सा कि ये कब प्रकाशित हुई, कैसे क्या हुआ। सबसे पहले मैं बात बताऊं, इस कविता के अंदर हम दुखद भाव देख रहे हैं। निराशावाद हमें नज़र आ रहा है, निराशावाद की झलक नज़र आ रही है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, द पोएम डॉवर बीच वॉज पब्लिश्ड इन 1867। द पोएट हैज़ एक्सप्रेस्ड पैसिमिज्म इन दिस पोएम। इस कविता में पूर्ण निराशावाद की झलक है। कवि कहता है द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ मिजरी, जैसा कि आज हम भी महसूस कर रहे हैं कि ये संसार जो है दुख कष्टों से भरा हुआ है। यहाँ तक कि देखिए, अब कवि हमारे सामने एक उदाहरण लेगा और कहता है इवन द ग्रीक पोएट सोफोक्लिस सेंग इट। मानव के दुख की, मानव के जीवन के दुखों से भरे होने की बात एक यूनानी कवि और दार्शनिक सोफोक्लिस ने भी इस बात को कहा था। बट इन ओल्डन टाइम्स, लेकिन फिर भी इसके विरोधात्मक बात बता रहा है कि प्राचीन समय में मैन हैड फेथ एंड लव फॉर ईच अदर। इंसान के हृदय में एक दूसरे के प्रति गहन प्रेम की भावना थी। बट दैट दे हैव नाउ लॉस्ट, लेकिन अब उस प्रेम और श्रद्धा को इंसान ने खो दिया है। एंड इंस्टेड, और इसके बावजूद, इसके बजाय फाइट विद ईच अदर, एक दूसरे से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। द पोएट इज़ रिमाइंडेड ऑफ इट, और कवि जो है वो इस बात की याद हमें दिलाता है बाय एबिंग ऑफ द सी, महासागर के ज्वार भाटे के द्वारा, महासागर के वापस लौटने के, जब वो वापस लौटता है उस समय के द्वारा वो हमें इस बात की याद दिलाता है। द पोएट इज़ रिमाइंडेड ऑफ इट बाय एबिंग ऑफ द सी एट द डावर बीच। नाम आ रहा है डावर बीच, कि कवि जो है वो डावर बीच के तट पर खड़ा है और हमें वो इस बात की याद दिला रहा है कि मानव का जीवन दुखों से भरा हुआ है। निरंतर वो इस निराशावाद के भाव के साथ कविता को बोलता चला जा रहा है। संपूर्ण कविता में ये निराशावाद का भाव हमें दिखाई दे रहा है। कुछ वो मेटाफोरिक डिवाइस का प्रयोग कर रहा है निरंतर कविता के अंदर। अब ये बात जो कवि कहना चाह रहा है, उस बात को मैं अगर यूँ कहूँ कि ये बात हम आज वर्तमान में, कवि तो कह रहा है लेकिन हम फील भी कर सकते हैं। आज भाई भाई से लड़ने के लिए तैयार है, सिर्फ छोटी छोटी सी बातों पर घर में कलेश हैं। तो इस बात को कवि ने देखिए कब प्रस्तुत कर दिया था, आज से 19वीं शताब्दी में, जबकि आज हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं। और सोफोक्लिस ने तो इससे भी पहले ही इस बात को व्यक्त कर दिया था। अब यदि हम थोड़े से इसके मीनिंग्स देखेंगे तो पहले मीनिंग्स क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने आता है डॉवर बीच। डॉवर बीच क्या है बच्चों? डॉवर बीच फ्रांस का एक महासागर का तट है, महासागर का तट है, उसका नाम है डॉवर बीच। इसके बाद हमारे सामने जो शब्द आते हैं वो है बेटा ग्रेटिंग वर्ड एक आ रहा है, ग्रेटिंग रोर मीन्स हार्श नॉइज़। पेबल्स सभी जानते हैं, छोटे कंकड़ जो होते हैं उनको पेबल्स कहते हैं। फ्लिंग मीन्स फेंकना, और स्ट्रेंथ मीन्स शोर अर्थात तट, और ट्रिमुलस यानी ट्रेम्बलिंग कांपता हुआ। कैडेंस मीन्स टोन अर्थात लय। काम मीन्स पीसफुल। स्ट्रेट, नोट दिस पॉइंट, स्ट्रेट मीन्स नैरो पैसेज ऑफ वाटर
पानी का छोटा सा हिस्सा कनेक्टिंग टू सीज, दो महासागरों को जहाँ जोड़ा जाएगा, और लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर या फिर विशालकाय महासागर को जोड़ने वाली वो जगह है। कोस्ट मीन्स भी तट, ग्लिम्स मीन्स शाइन चमकना, क्लिफ मीन्स चट्टाने, बल्कि यूँ कहेंगे ढालू चट्टाने, स्टिप रॉक्स। ग्लिमरिंग मीन्स भी शाइनिंग फेंटली, वास्ट मीन्स विशाल बड़ा, ट्रैंक्विल शांत, स्प्रे पानी के छींटे, बौछार शावर टाइप, मून ब्लेंच्ड यानी कि चंद्रमा के प्रकाश से आच्छादित, चंद्रमा के प्रकाश से ढका हुआ। इसके बाद हमारे पास बेटा एक शब्द आता है सोफोक्लीज। देखिए, ए ग्रीक पोएट एंड ड्रामेटिस्ट इन 496 to 406 BC। एक वर्ड आया आगे एगेनियन मीन्स ग्रीक यानी यूनानी, शब्द आया टर्बिड मड़ी, गंदा कीचड़ से युक्त, एब द रिटर्न ऑफ द टाइड, ज्वार का भाटे का यानी जिस ज्वार का लौटना अर्थात भाटा, फ्लो ज्वार, मिजरी दुख और कष्ट। इसके बाद शब्द है ग्रिडल, ग्रिडल मीन्स बेल्ट जिसको हम कमरबंद और तगड़ी भी कह सकते हैं, फोल्ड्स परतें तहें, फर्ल्ड लपेटना कवर करना, मेलनकली सैड और उदास, विद रोइंग, रोइंग का मतलब वैसे तो खेना होता है लेकिन लहरें तो खेंगी नहीं ना, तो वापस लौटते वक्त लहरें जब वापस लौटती हैं उस समय की आवाज़। एजेज मीन्स किनारे, ड्रेरर का मतलब भयानक, डल उदास निर्जन, नेक्ड मीन्स नग्न, सिंगलेस लॉस ग्रेवल एंड पेबल्स ऑन स्टोन सोर्स, तट के ऊपर पड़े पड़े गोल गोल पत्थर। वेरियस यानी विभिन्न विचित्र, सर्टिट्यूड यानी हमारी धारणा, दृढ़ धारणा, हमारी परंपराएं, डार्कलिंग का मतलब अंधकारपूर्ण डार्क, प्लेन मैदान, स्वेप्ट विद यानी कि फुल ऑफ, कंफ्यूज्ड अलार्म, उलझन भरा हुआ भय, स्ट्रगल एंड फ्लाइट संघर्ष तथा पलायन, इग्नोरेंट अज्ञानपूर्ण, क्लैश मीन्स फाइट। ये तो बेटा बात हो गई हमारी, ये हमने मीनिंग की बात कर ली। अब मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आर्नोल्ड हैं उनकी रचना के अंदर हम क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन, क्लासिकल सेंस ऑफ प्रपोर्शन एंड हार्मनी, ग्रेविटी एंड डिग्निटी ऑफ थॉट, ये तीन चीज़ें हम देखते हैं, हमें मिलती हैं जब भी हम उसकी रचना की स्टडी करते हैं आर्नोल्ड की। तो हम देखेंगे कि इस कविता में उसने अपने फेथ इन लव एंड नेचर, फेथ इन लव एंड नेचर में विश्वास किया, लेकिन इस कविता में उसने अपने निराशावाद दृष्टिकोण को व्यक्त किया है। निराशावाद स्पष्ट रूप से हमें कविता के अंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ एक शब्द है द नेक्ड सिंगलस ऑफ द वर्ल्ड। ये किस चीज़ का प्रतीक है? अगर हम देखें यहाँ पर मेटाफोरिक रूप से, तो इसको हम यूँ कह सकते हैं कि दिखावटी धार्मिक कार्य, अर्थात सोललेस रिलीजियस प्रैक्टिस। सोललेस का मतलब दिखावटी रूप से काम करना, जिसमें मन ना हो, आत्मिक भाव ना हो, लेकिन हम उस काम को कर रहे हैं, तो वो हो गया सोललेस। सोललेस रिलीजियस प्रैक्टिस इस कविता के अंदर, इस लाइन के अंदर सिंबोलाइजेज हो रही है। तो अब हम
इस कविता के व्याख्या की बात करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा एक परिचय दिया था मीनिंग को लेकर के। कविता की जो पृष्ठभूमि है वो हम देखते हैं कि कवि जो है वो कहना चाहिए डॉवर बीच पर खड़ा हुआ है। एक रात का समय है और कवि जो है डॉवर बीच के तट पर खड़ा हुआ है। One night the poet is standing near the shore at Dover Beach. चंद्रमा आकाश में चमक रहा है, अर्थात मून is shining in the sky. Its light is falling over the whole state of Dover. चंद्रमा का जो प्रकाश है वो संपूर्ण डॉवर जल डमरू मध्य, जैसा कि आपको स्ट्रेट का मीनिंग बता दिया गया है, पर पड़ रहा है। इट्स लाइट द फ्रेंच कोस्ट इज ऑल्सो शाइनिंग डिमली। फ्रांस का समुद्री तट भी चांदनी में, चंद्रमा की चांदनी में मंद मंद प्रकाशित हो रहा है। लेकिन एज द मून हैज चेंज्ड पोजीशन इन द स्काई, जैसे ही आकाश में चंद्रमा ने अपनी स्थिति को परिवर्तन किया या अपने स्थान को परिवर्तित किया, तो फ्रांस के समुद्री तट पर चांदनी जो पड़ रही थी अब वो वहाँ से हट गई है और अब वो चांदनी इंग्लैंड के तट तथा इंग्लैंड के समुद्र के शांत जल पर प्रकाशमान होने लगी है। अर्थात एज द मून हैज़ चेंज्ड पोजीशन इन द स्काई, इट्स लाइट इज नाउ is not falling on the French coast but the English coast, and the calm waters of the sea are shining brightly. It's a beautiful sight to enjoy. कवि कहता है कि आनंद करने के लिए, देखने के लिए ये दृश्य बड़ा ही सुहावना है। The poet calls his beloved. अब जब दृश्य सुहावना है तो कवि अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को खिड़की पर इस सुंदर दृश्य का आनंद लेने के लिए बुलाता है। The poet calls his beloved to come to the window and look at this beautiful sight. उसको ऑफर कर रहा है कि सुंदर दृश्य को वो निहारे, उसको देखे। कवि चाहता है कि वह लहरों के चांदनी से प्रकाशित समुद्र तट पर गिरने से उठने वाले जल कणों को की लंबी कतारों के दृश्य का आनंद ले सके। ध्यान दें, कवि चाहता है कि उसकी पत्नी लहरों के चांदनी से प्रकाशित समुद्र, अर्थात चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित जो समुद्र है और उसकी जो लहरें उठ रही हैं और लहरें उठ रही हैं और लहरें जो गिर रही हैं, उनसे उठने वाले जलकण जो बूंद गिर रही हैं वो उनका आनंद लें और उससे निरंतर लंबी लंबी जो कतारें बन रही हैं, जो प्राकृतिक दृश्य बन रहा है वो उसका आनंद ले। कवि चाहता है कि वे रात्रि में बह रहे मधुर पवन का भी आनंद ले सकेगी। कवि कहता है कि अगर वो यहाँ आती है खिड़की पर तो शी मे ऑल्सो एन्जॉय द स्वीट एयर ब्लूमिंग इन द नाइट। रात्रिकालीन पवन का भी वो आनंद ले सकती है, ऐसा कवि सजेस्ट कर रहा है। हमने इन लाइनों में अभी सिर्फ एक प्राकृतिक दृश्य देखा है। महासागर है, समुद्री तट है, समुद्री तट पर सिर्फ चंद्रमा का प्रकाश पड़ रहा है और मंद मंद रात्रिकालीन पवन जो है वो चल रही है। कवि जो है वो अपनी पत्नी को आमंत्रित करता है इस दृश्य का आनंद लेने के लिए। बहुत ज़्यादा सिर्फ नेचर की बात इसमें की गई है और हमें यहाँ पर एक साइंटिफिक बात और दिखाई दे रही है, क्या कि चंद्रमा जो है, पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर लगातार घूमती रहती है, उससे चंद्रमा का भी स्थान परिवर्तित होता रहता है और जो स्थान परिवर्तन हुआ तो थोड़ी देर पहले जिस जगह पर चांदनी थी अब वहाँ अंधेरा हो गया है और जिस जगह पर प्रकाश था वहाँ अंधेरा था, वहाँ प्रकाश हो गया है। ये हमें साइंटिफिक एक प्रोसेस देखने को मिल रहा है कि पृथ्वी जो है वो अपनी धुरी पर जब चक्कर लगाती है तो सभी ग्रह जो हैं वो अपना स्थान परिवर्तित करते हैं और उनमें धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। और इस प्रकार से इस स्टेंजा की हम बात यहीं पर ख़त्म करेंगे। ये
सिर्फ एक प्राकृतिक दृश्य को चित्रित करते हुए आर्नोल्ड के दुखद विचारों को हमें बता रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके वाला नेक्स्ट स्टेंजा स्टार्ट